नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 29। जो ये सेक्शन 29 है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। अगर एंट्रीज की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर किसी रजिस्टर में और वो पब्लिकली वहाँ पर एंट्रीज की जा रही है, तो वहाँ पर उनकी रेलिवेंसी क्या होगी, क्या वहाँ पर उनको रेलिवेंट मानेगी कोर्ट? इस वीडियो में मैं आज यही बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। पहले मैं आपको इसकी बेरेक लैंग्वेज बताऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बेरेक लैंग्वेज यहाँ पर क्या बता रही है? एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, जहां पर पब्लिकली रिकॉर्ड की जा रही है, एंट्रीज की जा रही है या फिर किसी अदर ऑफिशियल बुक में, जो ऑफिशियली वहां पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनकी एंट्रीज वहां पर कर रहे हैं उस रजिस्टर में। रजिस्टर और रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वहां पर रजिस्टर किए जा रहे हैं किसी रजिस्टर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर वो एक पब्लिक रिकॉर्ड है। अब पब्लिक रिकॉर्ड वो रजिस्टर में भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब यहाँ पर ये इशू आ रहा है कि जो यहाँ पर ये एंट्रीज की गई है ना, ये जो पब्लिकली वहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो एंट्रीज वहां पर की गई है, वहां पर वो फैक्ट इन इशू में है। फैक्ट इन इशू मतलब देखिए, मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियोस में बताया था फैक्ट इन इशू क्या होता है और रेलिवेंट फैक्ट होता क्या है। एक बार मैं फिर से बताया तो फैक्ट इन इशू जहां पर किसी पॉइंट पर डिस्प्यूट है, एक पार्टी बोल रही है कि यहां पर ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है और दूसरी पार्टी ये बोल रही है फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहां पर ये फैक्ट इन इशू हो जाता है। और रेलिवेंट फैक्ट वो होता है जहां पर वो रेलिवेंट हो, कोर्ट उसको रेलिवेंट कंसीडर कर लेती है कि यहां पर ये वैल्यू रखता है, इस केस से रिलेटेड यहां पर ये एविडेंस जो या फिर फैक्ट है यहां पर ये वैल्यू रखता है, इसको हम रेलिवेंट फैक्ट बोल देते हैं। एंड मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। और जो यहां पर ये एंट्री की गई है ना, ये किसी पब्लिक सर्वेंट ने यहां पर एंट्री की है। पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो सकता है, एक पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट साहब भी हो सकते हैं, जो नेवल एयरफोर्स उनमें जो होते हैं वो भी एक क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट की आप डेफिनेशन जाकर पढ़ लेना, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है। अब जो पब्लिक सर्वेंट की यहाँ पर बात की गई है, यही यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं जब भी वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी अपनी डिस्चार्ज कर रहे हैं, ड्यूटी के वक्त वहां पर वो एंट्रीज की जा रही है। और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी स्पेशली एंजॉइंड बाय लॉ ऑफ द कंट्री इन विच सच बुक रजिस्टर और रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पर जो पर्सन की यहाँ पर बात की गई है, जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में अपनी डिस्चार्ज कर रहा है ड्यूटी को, लेकिन वो क्या कर रहा है, अंडर दी लॉ कर रहा है। जो भी कंट्रीज में लॉज अप्लाई होते हैं वही उसके अंडर वहां पर वो काम कर रहा है, और वहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी वहां पर एंट्रीज कर रहा है या फिर वो किसी रजिस्टर में वहां पर वो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो पब्लिकली वहां पर वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये सभी रेलिवेंट फैक्ट मान लिए जाएंगे कोर्ट की तरफ से। कोर्ट इनको सभी को रेलिवेंट फैक्ट मानेगी, लेकिन इसमें कुछ केसेस आ जाते हैं, उन केसेस से आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। पहला केस है देवेंद्र कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2001 का ये केस है। इस केस में कोर्ट ने कुछ कंडीशंस बताए थे कि इन कंडीशन के अंदर यहाँ पर ये रेलिवेंट मान लिए जाएंगे। जो भी यहाँ पर एंट्री की जा रही है किसी पब्लिक रिकॉर्ड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, वहां पर वो पब्लिकली एंट्रीज की जा रही है किसी बुक में, रजिस्टर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वहां पर वो सभी रेलिवेंट मान ले जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस में। जो उसमें पहली कंडीशन है यहाँ पर ये बता रही है एंट्रीज मस्ट बी कंटेन्ड इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक। जो भी यहाँ पर एंट्रीज की जाएगी वो पब्लिकली होगी या फिर किसी ऑफिशियल बुक में वहां पर अगर एंट्रीज की जा रही है, जो ऑफिशियली बुक होती है, जो पब्लिकली वहां पर क्या है, एक रखी गई है बुक या फिर रजिस्टर हम बोल सकते हैं, तो वहां पर अगर वो पब्लिकली वहां पर एंट्रीज की जा रही है उस ऑफिशियल बुक में, तो वहां पर वो सभी रेलिवेंट मान ले जाएंगे। यहां पर ये कंडीशन है, पहली कंडीशन। और जो दूसरी कंडीशन है, इट मस्ट बी मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। अब जो भी यहां पर एंट्रीज की जाएगी वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की जाएगी वाइल परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा होगा। अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते वक्त अगर वहां पर वो एंट्री कर रहा है किसी ऑफिशियल बुक में या फिर पब्लिक रिकॉर्ड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वहां पर उन सभी को रेलिवेंट मान लेगी कोर्ट। और बाय अ पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी स्पेशली एंजॉइंड बाय द लॉ ऑफ कंट्री। तो यहां पर जो अदर पर्सन भी है ना, वो भी इंक्लूड होगा, जो मतलब कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है बाय द लॉ। जो भी कंट्रीज के अंदर लॉ है वहां पर वो ज्वाइन हुआ है उसमें, तो वहां पर अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर काम कर रहा है, वहां पर वो अगर वो एंट्री कर रहा है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के वक्त, तो वहां पर वो अगर जो भी एंट्री करेगा ना, वो सभी वहां पर रेलिवेंट होगी। जो भी अपनी ऑफिशियल बुक में वो एंट्री करेगा या फिर पब्लिक रिकॉर्ड में करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेगा, ठीक है, तो वहां पर वो सभी रेलिवेंट होएगी। ये सभी कंडीशंस बेरेक्ट में भी मेंशन है, मैंने अभी आपको पढ़ाई थी ना बेरेक्ट लैंग्वेज, ये सभी कंडीशन बेरेक्ट में भी दी गई है। अगर आप अच्छे से बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड कंडीशन बता रही है, इट मस्ट बी स्टेटिंग फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट।
अब यहाँ पर फैक्ट इन इशू आ रहा है जिस पर डिस्प्यूट होता है किसी पॉइंट पर, और रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है जहां पर वो रेलिवेंट मान लेती है कोर्ट उस फैक्ट को, तो वहां पर वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर ये दोनों है ना, यहाँ पर या तो फैक्ट इन इशू है या फिर रेलिवेंट फैक्ट है, तो इन केसेस में यहाँ पर रेलिवेंट मान लेगी उस रिकॉर्ड को जो भी यहाँ पर पब्लिक रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। तो इस केस में ये 3 कंडीशंस हेल्ड की गई थी कोर्ट की तरफ से। इसमें बताया था अगर ये 3 कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है तो इन केसेस में यहाँ पर मान लेगी कि यहाँ पर ये एक रेलिवेंट फैक्ट है, इसको रेलिवेंट मान लेगी। अब जो ये सेक्शन है सेक्शन 29, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? एविडेंशियरी वैल्यू से रिलेटेड मैं आपको 2 केसेस बताना चाहूंगा। इन 2 केसेस में बताया गया था कि इनकी एविडेंशियरी वैल्यू कितनी होगी, कितने इनकी वैल्यू को रखा जाएगा, कितना इनको रेलिवेंट माना जाएगा। पहला इसमें केस है मानिक लाल वर्सेस हीरा लाल, 1950 का ये केस है। इस केस में होता क्या है, इस केस में क्वेश्चन ये था कि जो डेथ हुई थी ना, यहाँ पे किसी पर्सन की डेथ हुई थी यहाँ पर, तो वहां पर वो डेथ हुई थी जो भी रजिस्टर में एंट्री की गई थी जब उसकी डेथ हुई थी। अब जहां पर भी डेथ सर्टिफिकेट बनता है तो वहां पर डेट भी मेंशन होती है, उनमें एंट्रीज की जाती है, तो क्या वहां पर उसको एविडेंस माना जाएगा जो भी रजिस्टर में लिखा जाता है उसकी डेथ के बारे में। अब अलग से रजिस्टर होता है, डेथ का रजिस्टर होता है, तो उस रजिस्टर में सब कुछ मेंशन होता है, उसकी डेट, कब वो एक्सपायर हुआ था, किस रीजन की वजह से हुआ था, उसकी एज क्या थी जब उसकी डेथ हुई थी, तो वो सभी फैक्ट उसमें मेंशन किए होते हैं। तो कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया था यहां पर इनको एविडेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर यहां पर ये एंट्रीज की जा रही है ठीक है, लेकिन ये अदर फैक्ट से सपोर्ट होने चाहिए। अगर वहां पर अदर फैक्ट्स है उसी से रिलेटेड तो वहां पर उसको मान लेगी, उसको कंसीडर कर लेगी, उसको रेलिवेंट फैक्ट मान लेगी जो भी वहां पर एंट्रीज की गई है किसी डेथ के रजिस्टर में। अब वहां पर कोरोबरेट कर रहा है किसी अदर एविडेंस है तब वहां पर रेलिवेंट फैक्ट मानेगी, ऐसे नहीं उसको ऐसे उसकी सोल बेसिस पर उसी डेथ ऑफ रजिस्टर के बेसिस पर यहां पर मान लेगी कि हाँ यहाँ पर ये जो डेथ हुई है इस रीजन की वजह से हुई है, इसकी एज यहाँ पर ये थी, यहाँ पर कोरोबरेट करेगी किसी अदर एविडेंस से। तो ये था इसमें एविडेंशियल वैल्यू का पहला केस। और जो दूसरा इसमें केस था ब्रिजमोहन सिंह वर्सेस प्रिया ब्रात, नारायण सिन्हा एंड अदर्स, 1965 का ये केस है, 1965 का ये केस है। इस केस में होता क्या है, हर एक स्कूल में एक रजिस्टर होता है, तो वहां पर उसमें एज लिखी होती है, हर एक स्टूडेंट की एक एज लिखी होती है, तो वहां पर जो वो एज लिखी होती है स्कूल के रजिस्टर में, तो क्या वहां पर उसको एविडेंस माना जाएगा, उसको रेलिवेंट मान लेगी कोर्ट? नहीं, उसकी वैल्यू को इस केस में बताया था कोर्ट ने कि इसकी वैल्यू को कम समझा जाएगा, काफी लिटिल वैल्यू होगी इसकी। जो यहाँ पर ये फैक्ट है यहाँ पर कि जो रजिस्टर में एज लिखी है किसी पर्सन की, किसी स्टूडेंट की, तो वहां पर उसकी रेलिवेंसी कम होगी, इतनी रेलिवेंसी नहीं होगी। हाँ, अगर कोई अदर एविडेंस उससे सपोर्ट करता है तो वहां पर उस केस में उसको रेलिवेंट भी मान सकती है कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने यही हेल्ड किया था। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो एविडेंशियल वैल्यू होती है किसी पब्लिक रिकॉर्ड में या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो पब्लिकली है, कोई ऑफिशियल बुक में जो वहां पर एंट्री की गई थी किसी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू या फिर किसी अदर पर्सन के थ्रू जहां पर वो अपनी ऑफिशियली ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था, तो वहां पर अगर वहां पर उसने एंट्री कोई की थी तो वहां पर उसकी रेलिवेंसी क्या होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको फिर भी मेरे से बात करनी है, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे CallMe4 ऐप पर मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। CallMe4 ऐप की आईडी मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 30 को। ओके बाय।